हेलो हेलो बेटा, नमस्ते। आवाज आ रही बेटा? कनिका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? ऑडियो यस सर। ऑडियो आ रहा है? आप वीडियो भी आ रहा है क्या? यस सर। वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है सर। नहीं आ रहा सर। ओके ओके, अब चलो ठीक है। अपने वीडियो को जो है ना, सब बच्चे एक साथ तो वो नहीं ओपन करेंगे अभी। अभी आप तो पहले म्यूट कर लो, और चाहो तो वीडियो ओपन कर सकते हो ना। वीडियो ओपन कर लो, म्यूट रखो लेकिन ना। वीडियो ओपन कर लीजिए आप लोग। अनुष्का शर्मा, मनोज, साक्षी, हाँ साक्षी शर्मा, कनिष्का सोनी, अनम्यूट कर लो। उसको म्यूट कर लो, वीडियो ओपन कर लो। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक अपन। ठीक है, अब जो बच्चे बात जुड़ते जाएंगे वो अपने वीडियो को तो ऑन रख लीजिए और अपने वॉइस को अनम्यूट रख लो। अब म्यूट रख लो, ठीक है। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे फिर मैं आप लोग बोल दूंगा अनम्यूट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 8 में ह्यूमन हेल्थ हम लोग लेके पढ़ रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कल हम लोग डिस्कस कर चुके स्टूडेंट्स। आप चाहें तो अपने वीडियो को ओपन कर सकते हैं। पूर्वित भाटी, साक्षी शर्मा, साक्षी शर्मा, आप वीडियो को ओपन रख लीजिए, वीडियो को चालू कर लीजिए और आवाज को म्यूट कर लो आप। ठीक है, अनुष्का शर्मा, अनुष्का, मधु, यस सर। वीडियो को चालू कर लीजिए और वॉइस है ना उसको बंद कर दो किलो ना। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, वीडियो दिखना चाहिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए आप लोग समझ रहे हैं। ओके, हाँ। अब देख, इम्यूनिटी हम लोग कल पढ़ चुके हैं और मैंने बता दिया था कि मानव शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता या जो एबिलिटी हम बोलते हैं उसे हम लोग इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा के प्रकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिरक्षा का पहला जो प्रकार है जो हम लोग कल पढ़ चुके, जिसे हम लोग बोलते हैं, पहला जो प्रकार है वो है सहज, या उसका नाम है जन्मजात, या उसका नाम है प्राकृतिक। आप आराम से पढ़े। इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सहज यानी नेचुरल, उसको हम लोग अपने कह सकते हैं जन्मजात और प्राकृतिक, यानी ये पहले की दूसरा नाम है। और सेकंड जो प्रकार है, सेकंड जो कल हमने पढ़ा था, वो है उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा। आपको दिखाई दे रहा है सबको? ओके, जो इम्यूनिटी के यानी प्रतिरक्षा के दो प्रकार हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और प्रकार, पहला प्रकार में बता दी था सहज, या फिर उसका नाम है जन्मजात, या फिर प्राकृतिक। अब सहज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनेट, इनेट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इनबोर्न। क्या बोलते हैं? इनबोर्न। वह प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति में जन्म से होती है या उसे अपने जन्मजात प्राप्त होती है, और ये इसे हम प्राकृतिक भी कहते हैं। और ये सहज है। सहज का अर्थ है नेचुरल, में स्वभाव होता है। ओके, और दूसरी प्रतिरक्षा कौन सी? उपार्जित। उपार्जित क्या है? वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। ओके, अब पहला जो प्रकार हम लोग यूं कह सकते हैं कि आज हम लोग पहले प्रकार को हम पढ़ेंगे, सहज जो प्रतिरक्षा है। जो सबसे पहले ध्यान दें, जन्मजात प्रतिरक्षा का पहला गुण ये क्या होता है? सहज होती है, ये जन्मजात होती है और एक प्राकृतिक होती है। और ये हर व्यक्ति को, ये हर बच्चे को अपने किसी प्राप्त होती है? जन्म से। अब इस प्रतिरक्षा के रूप में, यानी ये जो सहज प्रतिरक्षा है, ये चार प्रकार से पाई जाती है। जन्मजात प्रतिरक्षा, मधु एक जगह बैठो बेटा। जन्मजात प्रतिरक्षा हर व्यक्ति के शरीर में चार प्रकार की पाई जाती है, यानी चार प्रकार की सुरक्षा पंक्तियां पाई जाती है। और आप इसको इजी में समझे, प्रतिरक्षा का मीन आप लोग इसको समझें कि हर व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक बाह्य जो रोगजनक होते हैं, लाइक जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पैथोजेंस हैं, रोगाणु, कोलाइडल, या कई प्रकार की विषैले जो गैसें हमारे चारों पाई जाती है, जो हमारे भोजन के साथ, श्वास के द्वारा, या फिर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो उनसे हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। उन रोगाणुओं को रोकने और उन्हें नष्ट करने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। और ये दो प्रकार की। आज हम एक को डिस्कस करेंगे।
पहला प्रतिरक्षा का प्रकार है इनेट, मीन भी कह सकते हैं, या फिर जन्मजात, या फिर सहज, या फिर क्या बोलेंगे प्राकृतिक। तो अगर कोई पूछे कि राइट थ्री यू कैन थ्री कैरेक्टर या थ्री स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द इनेट, तो आप कह सकते हैं ये सहज होती है, जन्मजात और प्राकृतिक। अब जो ये जो प्रतिरक्षा का जो पहला प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारे शरीर में 4 प्रकार से पाई जाती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। अभी आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप क्या करें। तो जन्मजात यानी ये इसी के निकनेम से, सहज बोल दीजिए, जन्मजात बोलते हैं या प्राकृतिक बोलते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो तो मैं एक को हटा देता हूं, आप समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं इनेट, यानी इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी। ये हमारे शरीर में 4 प्रकार से पाई जाती है। पहला पाया जाता है, एक एक आप इसको लिखेंगे भी, पहला पाया जाता है शारीरिक अवरोध। अगर आपको वर्ड समझ नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूं, शारीरिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर। समझ आ रहा है बेटा? मधु और समझ आ रहा है? ओके, शारीरिक अवरोध, इसको आराम समझे। यानी हम लोग फट कौन सी रहे? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा का पहला प्रकार हमारे शरीर में, यानी पहला जो प्रकार है वो है शारीरिक अवरोध, मीन है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ओके, फिजिकल बैरियर। ओके, अभी बता दूंगा आपको। दूसरा प्रकार, दूसरा यानी हमारे शरीर में सहज प्रतिरक्षा 4 प्रकार से पाई जाती है। प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार पढ़ रहे हैं सहज। सहज प्रतिरक्षा भी हमारे शरीर में 4 प्रकार से पाई जाती है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने या रोगों से बचाने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। जिसमें पहले नंबर पर क्या था? फिजिकल बैरियर, हमारी बॉडी का फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर भी 3 प्रकार से होता है। अभी हम देखेंगे फिजिकल बैरियर भी 3 प्रकार से है। पहला फिजिकल बैरियर में सबसे पहला हमारे क्या आता है बच्चों? स्किन। क्यों हम जानते हैं, हम सभी जन्म से किससे कवर्ड है? स्किन से। ओके, स्किन हमारा फिजिकल बैरियर, और त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे लंबा भाग है, और ये हमारे शरीर के पूरी बॉडी को कवर करता है। इसलिए हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन हुआ? स्किन हुआ। ये ध्यान रखेंगे, स्किन इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी में एक्चुअल में क्या है? अभेद्य है। अभेद्य यानी इसको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु, यहां तक कि पानी भी, हमारी त्वचा जल के लिए भी क्या है? जल विरोधी है। यानी हमारी त्वचा में से पसीना आ सकता है, यानी त्वचा में से उत्सर्जित पदार्थ बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोई भी पदार्थ अंदर नहीं जा सकता। तो त्वचा हमारी इन पदार्थों के लिए क्या होती है? जल विरोधी होती है। ओके, बताऊंगा। तो शारीरिक अवरोध भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला त्वचा, दूसरा इसमें सेलस्मस झिल्ली। सेलस्मस झिल्ली बोल दें, या भी बोल सकते हैं म्यूकस, म्यूकस झिल्ली। अभी आपको समझ आ जाएगा। और थर्ड इसमें होता है, थर्ड इसके अंदर होता है शारीरिक स्राव। एक समझे। सहज प्रतिरक्षा का पहला प्रकार, पहली जो पंक्ति वो कौन सी है? फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी में 3 प्रकार पाई जाती है, और ये तीनों बैरियर्स आपके सभी में कब से? इनबॉर्न, जन्म से। ये हमारे जन्म के बाद में नहीं आए, और इनका सबका काम क्या है? रोग जनकों को क्या करना? रोकना, उनके प्रवेश को खत्म करना, या अगर प्रवेश हो जाए तो उन्हें क्या करना? नष्ट करना। वी विल डिस्कस। अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो, पहला तो ये पहली पंक्ति। अभी ध्यान दो, सहज प्रतिरक्षा के रूप में हमारी बॉडी में कितनी पंक्ति है? 4 सुरक्षा पंक्ति है, जिनमें पहली कौन है? फिजिकल। दूसरी नंबर पर ये तीनों इसके भाग हैं। दूसरी नंबर के बात हम करते हैं, दूसरा है पूरक तंत्र। बच्चों आराम समझिए, पूरक तंत्र हमारे शरीर के रक्त या सीरम के अंदर, प्लाज्मा में 30 से भी ज्यादा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ब्लड में, और ब्लड में सीरम होता है, ब्लड में 30 से भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन पाई जाती है, यानी पूरक प्रोटीन पाई जाती है, जिनका काम भी रोगाणु को नष्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनके पेनिट्रेशन को रोकना होता है। ये सभी अभी हम देख लेंगे। पूरक तंत्र, ओके, भी देख लूंगा। अभी थर्ड नंबर की बात हम करते हैं। थर्ड नंबर पर है बक्साणु। बक्साणु या कोशिकीय, बक्साणु या कोशिक, बक्साणु या कोशिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये हमारे जन्मजात प्रतिरक्षा का कौन सी पंक्ति है? तीसरी पंक्ति। ओके, और ये कौन है? WBC। हमारे रक्त में क्या पाई जाती है? WBC आप जानते हो ना, श्वेत रुधिर कणिका पाई जाती है। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाइक अगर बात हम करें, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। अगर आप थोड़ा याद कीजिए 11th क्लास में, अगर आपने ब्लड पढ़ा हो तो मैंने हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में
55 to 60% प्लाज्मा होता है, याद है ना आपको, और 40% क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज, याद है आपको, ब्लड अगर आपको याद आ रहा हो तो सॉरी ब्लड कारपुसल्स, ब्लड कारपुसल रक्त कणिकाएं, जिनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी आपने, तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की जन्मजात तीसरी सुरक्षा बनती है, कौन सी, थर्ड, याद करोगे थर्ड। और इसका काम क्या होता है, किसी भी रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करना, भक्षण करना, पिनोसाइड और फैगोसाइड करके, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही किसी रोगाणु को खाकर उसे क्या करती है, नष्ट करती। 4th नंबर पर आता है बच्चों प्रधा, प्रधा या फिर बोलते हैं शोथ। अब इनके इंग्लिश में नाम लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओगे। जो भक्षाणु को बोलते हैं फैगोसाइट, क्या बोलते हैं, फैगोसाइट, यानी आप इसको ध्यान लिख लोगे, फैगोसाइट। और प्रधा को बोलते हैं इन्फ्लामेंट्री। अब आप एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग आराम से समझे। अनुष्का शर्मा, अनुष्का बड़ा यू कैन स्टार्ट, आप अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को आप स्टार्ट रखें, सभी वीडियो तो स्टार्ट रखें और केवल वॉइस को बंद रखें। ओके अनुष्का, आप वीडियो पर चालू करो। मनोज जांगीड़, मनोज जांगीड़, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब देखो आराम से एक एक कर पढ़े। पहले हम एक एक पढ़ रहे हैं, टाइम भी हमारे पास कम है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में 40 मिनट की मिलती है, ये तो आप समझ चुके होंगे। और बच्चों में 2 दिन या 3 दिन बाद मंडे से हम लोग शाम को भी एक ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे। वो ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको घर से दूंगा, ठीक है, ये तो आपके स्कूल का टाइम टेबल है। हम लोग घर से भी फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का मैं आपको शेड्यूल या लिंक डाल दूंगा, जो 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी आप टाइम टेबल बोलोगे उस अनुसार। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला प्रकार हम लोग जानते हैं सहज प्रतिरक्षा। आराम से, वह प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति में जन्म से होती है, ओके, जन्म से होती है, जो उसे अपने माता पिता से मिलती है। और हम जानते हैं ये पूरी बॉडी हमें किससे मिलती है, हमारे माता पिता। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता, क्या 1 दिन के बच्चे में होती है, हाँ। 1 मिनट के बच्चे में होती है, हाँ। तो जैसे ही बच्चा ब्रीथिंग या यूं कह सकते हैं प्रसव क्रिया द्वारा मादा शरीर से बाहर आता है, तो उसके अंदर खुद के अंदर अपनी रोग लड़ने की क्षमता होती है। और जब वो अपने मादा के गर्भ में होता है, ड्यूरिंग टू एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण विकास के दौरान जब हम लोग गर्भ में थे, तो हमें ये प्रोटेक्शन कौन मिलता था, मां से मिलता था, बाय प्लेसेंटा। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि गर्भ काल के दौरान हमें या किसी शिशु या गर्भ को पोषण यानी न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन या जो भी यू कह सकते हैं जो हेल्प मिलती है, वो किससे मिलती है, मदर से मिलती है। किससे मिलती है, मदर, ओके। और जब प्रसव क्रिया द्वारा जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो बच्चा या शिशु अपने माँ के शरीर से बिल्कुल क्या होता है, अलग हो जाता है। तो उसके अंदर खुद की एक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। आवाज नहीं करे बेटा, आवाज नहीं करे, क्षमता होती है, उसे बोलते हैं जन्मजात। और वो जन्मजात कितने प्रकार की होती है, 4। आप बोलेंगे देयर आर 4 लेयर्स, देयर आर 4 लेयर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा के रूप में हमारे शरीर में कितनी पंक्तियां होती है, 4। नंबर 1 कौन सी बचा, फिजिकल बैरियर, कौन सी है, फिजिकल। नंबर 2 पर कौन है, पूरक तंत्र, इसको मैं लिख रहा हूं, पूरक तंत्र का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, समझ आ रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक तंत्र। थर्ड में कौन है, भक्षाणु या कोशिकीय। 4th कौन है, प्रधा। तो ये हमारे कितने शरीर में जन्मजात। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है, आ रही बच्चा अब, ओके ओके, ठीक है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा के 4 पंक्तियां होती है, जिनमें से हम 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तुमने चारों लिख ली। अनुष्का शर्मा, लिख चुके हैं क्या आप लोग सभी, अनुष्का, मनोज, मनोज लिख चुके आप चारों, ओके ओके। एक को पढ़ रहे हैं। अब आप लोग वॉल्यूम को आप लोग म्यूट रखिए, वॉल्यूम को। अब देखिए एक बार, पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं शारीरिक, ओके। मैं इन तीनों को हटा रहा हूं, इन तीनों को हटा रहा हूं आराम से। तो आज का प्रश्न अगर हम बात करेंगे, आज का टॉपिक हमारा ये हो गया कि जन्मजात प्रतिरक्षा के रूप में कितने पंक्तियां पाई जाती है हमारी बॉडी में, वो 4 हैं।
पहले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर तो सुने, मानव शरीर में जन्म से ही उसके शरीर में 3 प्रकार के फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं, यानी शारीरिक आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर कौन आता है बच्चों? स्किन आती है। क्या आती है? स्किन। अब सुनो, स्किन क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, एक एक पढ़ेंगे। हमारा जो शरीर है, ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर के चारों तरफ स्किन का आवरण होता है, और स्किन के 2 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस, आराम सुने। एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस जो होती है उसमें 5 लेयर होती है। कितनी? 5। उन 5 लेयर में सबसे जो भारी लेयर होती है, ये आप ध्यान दें, ये जो आप लोग रोम देखते हैं या जो, ये हमारे त्वचा की डर्मिस के पार्ट है, ये अलग हमारे टॉप इतना है नहीं, तो आप ध्यान दें कि हमारे त्वचा की जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म, अधिचर्म में खुद के अंदर 5 लेयर और होते हैं। अधिचर्म में खुद में 5 लेयर होते हैं, जिनमें सबसे भारी है कौन सा है? यू कह सबसे भारीतम जो सबसे भारीतम वो काइटिन है। कौन सा है? काइटिन या क्रिएटिन। काइटिन या क्रिएटिन स्तर होता है जो जल विरोधी होता है, मोटा होता है, सख्त होता है, निर्जीव। हमारे त्वचा में 2 लेयर होते हैं, अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म बाहर का होता है और चर्म अंदर होता है। अधिचर्म जो होता है, अधिचर्म में कितने लेयर होते हैं बच्चों? 5। कितने? 5। 1 2 3 4 और 5। आराम सुने, इनमें जो सबसे भारी है, सबसे जो भारी है, ये सबसे भारी, उसका नाम क्या है? क्रिएटिन। आप लोग आराम सुने, क्रिएटिन या बोल सकते हैं काइटिन। ये स्तर क्या करता है? ये स्तर मृत होता है और इसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये ध्यान दोगे, हमारे शरीर में त्वचा में क्रिएटिन प्रोटीन एक तो होती है कहां पर? नाखून और बाल में। किसमें होती है? नाखून और बाल। और बाल और नाखून किसके डेरिवेटेड हैं? त्वचा के। और किसके बने होते हैं? क्रिएटिन के। शुद्ध प्रोटीन है और मृत है, इसलिए इसको जब भी हम लोग जब नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। तो वही हमारे त्वचा में सबसे जो आउटर लेयर है, वो कौन सा लेयर है? काइटिन है। कौन सा? काइटिन लेयर है। और काइटिन लेयर के अंदर वो एक्चुअली में किसी भी रोगाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ को भेद नहीं सकता। अगर कोई भी जीवाणु हमारे शरीर की त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकता। समझ आ गया होगा, क्योंकि काइटिन अपने आप में मृत प्रोटीन है, अभेद्य है, और सबसे बड़ी बात है वो जल विरोधी, यानी यूं कहते जल रोधी भी है, यानी जल भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो आप समझ आ गया। अब उसी त्वचा की बात चल रही है। त्वचा का जो दूसरा लेयर कौन सा था बच्चों? क्या होता है? डर्मिस। क्या होता है? डर्मिस। और डर्मिस के अंदर हम जानते हैं, डर्मिस के अंदर तेल ग्रंथियां, वसा ग्रंथियां और बाल पाए जाते हैं। तेल ग्रंथि और क्या पाई जाती है? वसा ग्रंथियां। ये वसा ग्रंथि और तेल ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है? डर्मिस में। किसमें? डर्मिस में पाई जाती है। और तेल ग्रंथियां क्या स्राव करती है? तेल का। किसका स्राव करती है? तेल का। और तेल के अंदर कई प्रकार यूं कह सकते हैं वसीय अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान दोगे, वसीय अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इन दोनों की वजह से हमारी त्वचा में जो तेल आता है, आप देख पा रहे हो, यूं कैसे पसीना बोल सकते हैं, तो पसीने को लेकर ग्रंथि कौन सी होती है? स्वेट ग्रंथि पाई जाती है। वो किसका स्राव करती है? पसीने का। तेल ग्रंथि किसका स्राव करेगी? तेल का, जिसको हम बोलते हैं सीबम। तेल को क्या बोलते हैं बच्चों? सीबम बोलते हैं। सीबम में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक और वसीय अम्ल। ये दोनों अम्ल हमारी त्वचा का पीएच, ध्यान रखोगे, 3 से 4 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 3 से 5, 4। और यू हैव ऑलरेडी रेड इन 10th क्लास, आप पहले पढ़ चुके हैं कि पीएच 0 से 7 किसका होता है? एसिडिक होता है। किसका होता है? एसिडिक होता है। तो ये त्वचा का जो सीबम होता है, ये हमारे त्वचा में पीएच कितना बनाता है? 3 से 4। इस पीएच पर कोई भी जीवाणु, यानी इस पीएच पर त्वचा में कोई भी जीवाणु या कोई भी विषाणु पनप नहीं सकता। इस प्रकार त्वचा हमारे शरीर में रोगाणु को रोकने का कार्य करती नहीं करती है? पहला काम तो कौन करता है? क्रिएटिन करेगा। त्वचा का कौन सा स्तर सबसे भारी? इतना डिटेल में है नहीं हमारे कोर्स में। अगर आप लोग फेस टू फेस होते हो ऑफलाइन तो मैं ज्यादा समझा पाता, लेकिन आप समझ पा, टाइम का शॉर्टेज है। त्वचा में 2 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ओके, एपिडर्मिस में 5 स्तर होते हैं। उसमें सबसे भारी कौन सा है? क्रिएटिन या काइटिन। ये स्तर एक्चुअल में क्या होता है? अपारगम्य होता है, और कोई भी जीवाणु या कोई भी विषाणु इसे पेंट्रेट नहीं कर सकता, यानी एनी पैथोजन डू नॉट पेंट्रेट आवर स्किन। अब समझ आ गया होगा, प्रेजेंस ऑफ काइटिन, काइटिन वजह से। अब काइटिन के नीचे कौन सा स्तर होता है? डर्मिस। डर्मिस, डर्मिस। तो जो आप रोम देखते हैं, हमारे त्वचा में जो बाल आप देखते हैं, बाल या नाखून, ये एक्चुअली दिखाई कहां देते हैं? एपिडर्मिस में। लेकिन इनकी रूट कहां होती है? डर्मिस में। कहां होती है? डर्मिस में। और डर्मिस में क्या बात है? देखो ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो ये कौन है?
पसीने की ग्रंथि, और ये कौन है, तेल ग्रंथि, और ये कौन है, दिखा दे रहा हूं, ये दिखा क्या दे रहे हैं आपके, रोम दिखा दे रहे हैं, यानी बाल। ओके, तो परसेंट कौन थे डर्मिस में, तो डर्मिस में किसका स्राव होगा, तेल का, और वो तेल हमारे त्वचा में आता नहीं होता ऊपर। अब देखेंगे आप लोग, देखो गर्मियों के दिनों में हमारी पूरी त्वचा ओली हो जाती है, तो वो सीबम है सर, और वो सीबम में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और वसी अम्ल होते हैं। तो हमारी बॉडी का पीएच, त्वचा का पीएच क्या रखते हैं, 3 से 4। इस 3 से 4 पीएच पर कोई भी बैक्टीरिया अपना ग्रोथ नहीं कर सकता। समझ आ गया, तो स्किन हमारे बॉडी का कौन सा अवरोध हो गया, पहला, समझ आ गया। ओके, अब दूसरा अवरोध कौन सा होता है, इधर देखिए दूसरा अवरोध कौन सा है, म्यूकस। आप बच्चों जानते हो म्यूकस को हिंदी में आप जानते हो सेलेस्मा झिल्ली। अब आप बोलोगे सर त्वचा के अलावा एक और होता है कि हाँ, जो त्वचा हमारी पूरी बॉडी पर है, लेकिन हमारे शरीर के कुछ ऐसे तंत्र हैं जहां त्वचा नहीं बल्कि डायरेक्ट वायु से संपर्क है, जैसे श्वसन तंत्र, समझ आ रहा है, आहार नाल, उष्ण तंत्र और जनन तंत्र। ये हमारे शरीर के कुछ ऐसे तंत्र हैं जहां त्वचा का आवरण तो है, लेकिन इन तंत्रों में कौन सा आवरण पाया जाता है, उपकला का, और उपकला पर किसका आवरण होता है, सेलेस्मा का। आप ध्यान दें, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि नाक श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है बच्चों, पहला, तो नाक के अंदर ये नासिका मार्ग मैंने पढ़ाया था, याद करो कि नासिका मार्ग लंबा और घुमावदार होता है, तो वो कौन सा आवरण होता है अंदर, सेलेस्मा, याद आ गया। उसी प्रकार आरनाल की बात पढ़ी थी, आरनाल का आंतरिक स्तर कौन सा बताया था मैंने आपको, सेलेस्मी स्तर, याद आ रहा है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जनन तंत्र और उष्ण, 4 ऐसे तंत्र हैं जिनके अंग आंतरिक रूप से उपकला स्तर से आवृत होते हैं, उपकला से, और उस उपकला स्तर में किसका आवरण होता है, सेलेस्मा का। किसका, सेलेस्मा झिल्ली होती है, और सेलेस्मा झिल्ली के अंदर के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा, सेलेस्मा का। तो कॉमन सी बात है कि जब भी कोई रोगाणु या विषाणु श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र या जनन तंत्र या उष्ण तंत्र के मार्ग से गुजरता है, लाइक जैसे मान लीजिए हमारे द्वारा ली गई वायु या श्वास हम लेते हैं, तो वायुमंडल की वायु में मौजूद रोगाणु विषाणु भी हमारे नाक द्वारा जाते हैं क्या, हाँ। तो जब ये वायु में मौजूद धूल, मिट्टी, धुआं, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, परागकण हो सकते हैं, कोलाइडल हो सकते हैं, जब ये श्वास मार्ग से जाते हैं, कहां से जाएंगे, श्वास मार्ग। और आप जानते हैं श्वास, ये मान लो आप, ये श्वास मार्ग जा रही है, ये श्वास मार्ग है, ये आपका नाक कैसे मान लो, तो जाएंगे इधर से आएंगे ना, तो अंदर ये कौन सा आवरण बताओ, ये कौन सा आवरण है अंदर, सेलेस्मा। कौन सा आवरण है, सेलेस्मा। तो सेलेस्मा झिल्ली में पाए जाने वाले पक्षमाप जो होते हैं, पक्षमापिकाएं होती है, वो इन रोगाणु को क्या कर लेती है, पसा लेती है, क्या कर लेती है, पसा लेती है, और उनको नष्ट करती है। अब तो समझ आ गया। ठीक, इसके अंदर जनन तंत्र में भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स जो है वो भी सर वायुमंडल में डायरेक्ट ओपनिंग के द्वारा खुलती है। वी विल रीड, ऑफलाइन क्लास पढ़ेंगे। लेकिन जब कोई सूक्ष्म जीवाणु हमारे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उष्ण तंत्र और जनन तंत्र मार्ग से गुजरता है, तो सेलेस्मा झिल्ली में पाए जाने वाली सेलेस्मा कोशिकाएं उनको क्या कर लेती है, भक्षाणु कर लेती है, यानी उन्हें क्या कर लेती है, पसा लेती है। और आप जानते हो नाक के अंदर हमारे क्या होते हैं, रोम होते हैं, और रोम के आगे क्या होते हैं, सेलेस्मा झिल्ली, और वो सेलेस्मा झिल्ली ही हमें किसका ज्ञान करवाती है, गंध का। लेकिन आपको ध्यान है कि सेलेस्मा झिल्ली है जो हमारे नाक से जाने वाले वायु में उपस्थित रोगाणु, जीवाणु आदि को रोककर हमें रोगी होने से क्या करती है, बचाती है। तो ये भी हमारे शरीर का कौन सा आवरण हो गया, दूसरा, शारीरिक आवरण कौन सा हो गया, दूसरा। कोई दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात है कि सेलेस्मा झिल्ली का बच्चों कुछ समय में ही क्या हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है। यानी अगर सेलेस्मा झिल्ली अगर हमारी संक्रमित हो जाती है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि अगर बैक्टीरिया, आप इस चीज माने कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या वायुमंडल की वायु में धूल, मिट्टी, धुआं है या नहीं है, है। तो वो जब जाएंगे तो सेलेस्मा झिल्ली उनसे क्या होगी, प्रदूषित होगी। कुछ समय बाद ही उस सेलेस्मा झिल्ली को भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और उसकी जगह क्या जाती है, नवीन सेलेस्मा झिल्ली। ओके बच्चों, तो ये सेलेस्मा झिल्ली भी आपकी बॉडी का कौन सा अंग हो गया, फिजिकल, कौन सा, सेकंड। थर्ड आ जाइए शारीरिक स्राव। थोड़ा मैं जल्दी फट रहे हैं। शारीरिक स्राव जानते हैं हमारी बॉडी के शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग दर्द होते हैं। आप जानते हो, अभी बता दूंगा कि हमारी बॉडी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के दर्द का स्राव होता है। जिनकी बात हम करें, सबसे पहले बात अगर करूं तो हमारी सबसे पहली बात हम कर सकते, जैसे मुंह के अंदर क्या है, लार है, एक ही चीज, मुंह में लार है। नाक की बात हम करें, नाक में क्या बच्चों, सेलेस्मा है। कान में कौन है, सीरुमिन है। आंखों में क्या है, आंसू है। आरनाल के अंदर क्या है, एसीएल है, आंत्र रस है, अग्नाशय रस है, पित्त रस है। याद आ गया, ये सभी के सभी हमारी बॉडी में क्या होता है। और उसी प्रकार त्वचा में क्या, त्वचा में तेल ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, ये हमारे शरीर के अलग अलग दर्द है क्या। और ये सभी दर्द
ये सभी द्रव हमारे शरीर में रोगाणु को नष्ट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सारे के स्राव की बात हम देखो, एक बात सुनो, लार, दूसरी नंबर की बात हम कर सकते हैं हमारे जो टीयर्स होते हैं, यू का अगर बात हम कर सकते हैं, अश्रु की बात हम करें, उसी प्रकार हमारा यू का आर नाल के अंदर आमाशय में कौन सा रस होता है, जठरस है। फोर्थ, त्वचा में हम जानते हैं त्वचा में किसका स्राव होता है, पसीना है, और साथ किसका स्राव होता है, तेल का या सीबम का। सुन रहे हो? इसके अलावा और कौन सा रस है, आंत्रिय रस, आंत्रिय रस होता है, पित्तरस होता है। एक एक चीज समझे, देखो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग पीएच के द्रव का स्राव किया जाता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। अलग द्रव होते हैं, ये सभी द्रव क्या करते हैं, माना जा रहा है कि हमारे खाए के भोजन आदि में अगर कोई रोगजनक जाता है, और जाता है डेफिनेटली, हजारों करोड़ों रोगजनक आप अपने भोजन के साथ खाते हैं, तो अपने मुंह को बंद रखो हमेशा, ठीक है। व्हेन वी ईट, जब हम लोग खाना खाते हैं तो सेवरल पैथोजेंस आपके मुंह में जाते नहीं जाते हैं, जाते हैं ना, तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारे मुंह के अंदर कौन सा द्रव है, लार, सलाइवा, जानते हो ना, कौन सा द्रव बच्चों, सलाइवा। और आप जानते हो सलाइवा का पीएच 6.8 to 7.4 होता है। इस पीएच के ऊपर रोगाणु को ये क्या करती है, नष्ट करती है। और लार में हम जानते हैं कि लाइसोजाइम होता है, लार और आंसू में कौन होता है, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम कौन है बच्चों, जीवाणु नाशक। समझ आ रहा है आपके, कौन है, जीवाणु नाशक। मैं लिख रहा हूं उसका नाम बाकायदा, लाइसो। ओके, और आप अच्छे से जानते हैं कि आंख हमारी बॉडी का डायरेक्टली एनवायरमेंट से कनेक्ट है या नहीं है। तो वायु में पाए जाने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस आपकी आंखों के कोर्निया पर डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों में ज्यादा इंफेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा किसका असर होता है, अश्रु का, टीयर्स का होता है। समझ आ रहा है, टीयर्स है, माइबियन ग्रंथि है वहां पर, तो वो ग्रंथियों के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। समझ आ रहा है आपके। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई रोगजनक हमारे आरनाल के अंदर चला गया, मन आमाशय पूछ गया, यानी उसके मुंह में नष्ट नहीं किया गया, तो आमाशय के अंदर जाके किसका असर होगा, जठर रस। ये रहा जठरस। और जठरस के अंदर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, होता है ना एसिड। तो एसिड क्या है, भोजन में मौजूद जो काइन बोलस में अगर कोई बैक्टीरिया होगा जो हमारे लार में या मुंह में, उसे नष्ट नहीं कर दिया गया। ये ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जैसे हमारे देश में आतंकवादियों के या उग्रवादियों को रोकने के लिए देश के अंदर एक ही सेना एजेंसी है या अनेक एजेंसी है, अनेक है ना, अनेक। वेरी गुड। तो वैसे हमारी बॉडी में अलग अलग रोगजनों को रोकने के लिए अलग अलग पंक्ति पाई जाती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कौन होगा बच्चों, सारिक स्राव हो गए। अब समझ आ गया, यानी देखो त्वचा, म्यूकस झिल्ली और सारिक स्राव, ये तीनों किसके भाग हो गए, सारिक स्राव का, सॉरी सारिक अवरोध हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी एक और पूरा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम जल्दी हो रहा है। अब जो अगला हमारा जो ये सारिक अवरोध के बाद में दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, पूरक। दूसरा कौन सा पूरक है, इसको समझे, हमारे शरीर की, समझ आ रहा है क्या, साक्षी शर्मा, साक्षी समझ आ रहा है, आ रहा है, ओके। अच्छा, अब हम लोग दूसरा, हमारा जो जन्मजात प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार कौन सा है, अब समझिए इसको कि हमारे शरीर के रक्त और सीरम में लगभग अप्रोक्सीमेटली बच्चों 30 से भी ज्यादा, कितने, 30 से भी ज्यादा हमारी बॉडी के रक्त में 30 से भी ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी 30 से भी ज्यादा प्रोटीनों का एक सिस्टम है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को पहचान कर उनकी क्रिया को नष्ट करके हमें रोगी होने से बचाता है। देखो त्वचा का काम क्या है, रोग जनक को कहां पर खत्म करना, बाहरी, कहां पर, बाहरी रोकना। फिर आपने बोला सर त्वचा अगर वो काम कर रही है तो फिर रोग जनक शरीर में जाएगा कैसे, तो मैंने बता दिया, कान द्वारा, नाक द्वारा, मुंह द्वारा, या त्वचा में जब कभी हम कट जाते हैं या घाव हो जाते हैं तो क्या उस जगह से रोगाणु के प्रवेश करने का मार्ग बनता है, नहीं बनता, बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी की कौन सी पंक्ति काम करेगी, सेकंड। जब पहली सुरक्षा पंक्ति काम नहीं करती तो कौन सी काम करेगी, सेकंड। और सेकंड काम नहीं करेगी तो थर्ड, थर्ड नहीं करेगी तो फोर्थ, और चारों नहीं करेगी तो बीमार। समझ आ गया ना, अगर चारों काम नहीं करेंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अब तो समझ आ गया, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी क्या है, कमजोर हो जाएगी। ओके, तो पूरा तंत्र समझिए, ये एक ही पढ़ेंगे। 30 से अधिक प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स का काम क्या बच्चों,
ये प्रोटीन्स क्या करते हैं कि ये प्रोटीन ये थी और इनका नाम सी से रखा गया और इनकी खोज के आधार पर इनको बोला गया C1, C2, C3, C4। आप समझ पा रहे हो ना? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सी। और सी का मतलब यहां पर है कॉम्प्लीमेंट्री और इनके नाम के साथ क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 6। ओके, और किसके आधार पर? इनके खोज के आधार पर। अब तो समझ आ गया। और ये सभी के सभी है कौन? प्रोटीन है। इनका काम क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल मिलेंगे कहां बच्चों आपको? ये सीरम के अंदर, यानी रक्त प्लाज्मा या उत्तकों मिलेंगे। लाइक आप खुद जानते हो कि हमारे त्वचा, हमारे रक्त के प्लाज्मा में आप खुद जानते हो थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, याद आपको? याद आ रहा है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो रक्त का थक्का बनाते हैं। तो ये वही प्रोटीन्स है, ये वही प्रोटीन है जो रक्त का थक्का तो बनाते ही बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में अगर रक्त में कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है तो वह उसे भी नष्ट करते हैं। अब ये कैसे नष्ट करते हैं? हाउ टू फाइट, ये कैसे फाइट करते हैं वो समझा। देखो ये कोई बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिए, ये कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का कौन बच्चों? उसका मेम्ब्रेन है। तो ये प्रोटीन क्या करती है? ये जो ये कुछ प्रोटीन्स है, ये पूरा प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन क्या करती है? इस बैक्टीरिया या जो रोगजनक है उसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या कर देगी बच्चों? पोरस कर देगी, यानी उस कोशिका या उस एक कोशिकीय जीवाणु की कोशिका झिल्ली को क्या कर देगी? पोरस कर देगी, यानी छिद्रित कर देगी, जिससे उस जीवाणु का जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और इस प्रकार वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब तो आगे समझे, यानी प्रोटीन हमारे शरीर में पूरा प्रोटीन रोगजनकों को कैसे मारती है? ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पूछा कि आतंकवादियों को हमारी सेना कैसे मारती है, तो हम बोलते हैं या तो राइफल से या AK-47 से या फिर बॉम्ब से या फिर पकड़ती है, ऐसे करती है ना। तो हमारे शरीर में जो पूरा प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन रोगजनकों को क्या करती है? रोगजनक कोशिका में क्या कर देती है? छिद्र, जिससे रोगजनक कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि कुछ प्रोटीन क्या करती है कि रोगजनक कोशिका के चारों तरफ क्या बना लेती है? एक आवरण बना लेती है। क्या बना लेती है बच्चों? आवरण। समझ आ रहा है आपके? दूसरा तरीका क्या है कि कुछ प्रोटीन रोगजनक कोशिका के चारों तरफ क्या बना लेगी? आवरण बना लेगी। और आवरण बनाने के बाद में ये आवरण एक्चुअल हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को? WBC कोशिकाओं को क्या करती है? आकर्षित करता है। और WBC कोशिका उस स्थान पर पहुंचकर इन कोशिकाओं का क्या करती है? भक्षण करती है। समझ आ रहा होगा आपके? जब कोई प्रोटीन किसी रोगजनक को नष्ट नहीं कर सके खुद, तो क्या करेगी? वो रोगजनक कोशिका के चारों तरफ क्या बना लेगी? आवरण। और वो आवरण किसको आकर्षित करते हैं? हमारे रक्त में पाए जाने वाली WBC कोशिकाओं को। और वो WBC कोशिकाएं वहां पर आएगी। जैसे आप खुद जानते हो कि जब हमारे देश की कोई भी इंटेलिजेंस या कोई एजेंसी है जब कोई काम करती है, माना जा रहा है कि CD या हम जानते CID है या IB है, इंटेलिजेंस है, और हम लोग सब जानते हैं। तो जब किसी भी क्राइम या अपराधी को जब पुलिस पकड़ती है, समझ आ रहा होगा, तो माना जा रहा है कि पंजाब का अपराधी को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा, तो उस राजस्थान पुलिस ने पकड़ने बाद में उसको कौन सी पुलिस लेने आएगी? पंजाब पुलिस आएगी ना, क्योंकि अपराधी कहाँ का है? पंजाब का। तो वही है कि अगर कोई प्रोटीन किसी रोगजनक को खुद नहीं मार सके तो वो क्या बना लेगा? आवरण। और वो आवरण अन्य कोशिकाओं को क्या करेगा? आकर्षण करेगा, उसका भक्षण करेगा। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये 30 से भी ज्यादा प्रोटीन मिलकर हमारी बॉडी में कौन सी पंक्ति बनाते बच्चा? सेकंड लेयर। आज हम लोग 2 ही पढ़ पाएंगे, अब टाइम भी हो रहा धीरे धीरे। अब हम दूसरा भी एक और पढ़ लेते, थोड़ा प्रयास तो मैं करता हूँ। थर्ड कौन सा है? थर्ड पंक्ति कौन सी है बच्चों? बता दो अभी मैंने आपको। बक्साणु या फिर कौन सी? कोशिक। और हम जानते हैं कि हमारे रक्त और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कई प्रकार की बक्साणु कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे हमारे देश के अंदर क्या सभी व्यक्तियों के पास क्या AK-47 या बंदूक है? क्या नहीं है। ये व्यवस्था हमने किसको दे रखी है? केवल BSF, CRPF, पुलिस, IB, इन्हीं को दे रखी है ना। क्यों दे रखी है? क्योंकि इनका काम क्या होता है कि हमारे देश के बाहर से आने वाले दुश्मन को, आतंकवादी को पकड़ना, रोकना या फिर उसको क्या करना? एनकाउंटर करना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में रोगजनकों को रोकने और मारने और एनकाउंटर करने के लिए कौन है? बक्साणु कोशिका। और बक्साणु कोशिका हम जानते हैं कौन सी कोशिका होती है बच्चों? WBC। और WBC रक्त में पाई जाने वाली किस प्रकार की कोशिका है? आप सब जानते हैं, अमीबा की तरह। किसकी तरह है? अमीबा की तरह। और इसके मैंने आपको याद करो 11th में पढ़ाया था, इसके 2 प्रकार हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा। कणिका युक्त और कणिका विहीन। तो कणिका युक्त 3 प्रकार की और कणिका विहीन कितने प्रकार की? 2। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। याद आपको? याद आ रहा आपको? क्या नहीं आ रहा?
Yes, sir. ओके, और एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। तो इनमें मेन, इन डब्ल्यूबीसी मेन कौन है? सबसे मेन कौन बच्चों? मोनोसाइट। कौन है? मोनोसाइट। मोनोसाइट एक है न्यूट्रोफिल। कौन है? न्यूट्रोफिल। और एक आपकी मैक्रोफेज। ये तीनों में ही कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा होती है? किसी अन्य कोशिका को खाकर नष्ट करना। और 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि ये कोशिका अमीबा की तरह होती है, और ये हमारे शरीर में माना जा रहा है कि ये हमारे रक्त में पाई है। और रक्त में मौजूद ये कौन है बच्चों? ये कोई बैक्टीरिया है या कोई रोगजनक है? तो ये अमीबा नामक जो डब्ल्यूबीसी कोशिका, ये डब्ल्यूबीसी है सर, अमीबा की तरह है, लेकिन है कौन? डब्ल्यूबीसी। ये क्या करेगी? इन रोगजनकों का क्या करेगी? भक्षण करके। क्या करके? और भक्षण आपने 9th क्लास पढ़ा होगा। भक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। जब कोई कोशिका किसी ठोस पदार्थ को खाती है, जैसे हम खाना खाते हैं क्या, तो खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेक्शन बोलते हो ना। आप अपने हाथ से खाने को उठाकर ये रखते हो, तो वैसी एक कोशिका, ये कौन है? कोशिका डब्ल्यूबीसी है। और ये कौन है? रोगाणु है। ये कौन है? रोगाणु। और ये जगह कहां पर? हमारे शरीर के अंदर, रक्त में। तो जब कभी हमारे रक्त में कोई इंफेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई रोगाणु ब्लड में पहुंच गया, कहां पर? ब्लड। और ब्लड से उत्तक को पहुंच गया, तो उस स्थान पर जो रक्त की वो जो कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी, वो इन कोशिकाओं का क्या करके? भक्षण करके। क्या करके बच्चों? भक्षण, जिसे बोलते हैं सेल ईटिंग। क्योंकि ये भी कौन है? एक सेल। ये भी कौन है? सेल। और ये भी कौन है? सेल। When a cell eat another cell, this process called cell eating. This is process also called cytokinesis. अगर पढ़ा हो तो आप लोगों ने पढ़ा, आपने जो मैंने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, तो ये कौन सा प्रकार है? भक्षण है। कौन सा? भक्षण। मैं 3 ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम भी पूरा हो रहा है। अच्छा, अब आप लोग एक एक करके पढ़ पूछ सकते हैं। अब अनम्यूट करो एक बार मधु। हाँ, तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपके? Yes, sir. आगे। Yes, sir. Yes, sir. पूर्वित भाटी, पूर्वित अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ये क्या नया प्रजापत? क्या नया प्रजापत? नया प्रजापत है क्या? नेहा, सुनील यादव, सुनील। लक्की का है? लक्की, लक्की। धारवी खांडल, धारवी। अनुष्का, एनी क्वेश्चन है बच्चा? बेटा समझ आ गया आपके? अनुष्का Yes. समझ आ रहा है आपके? आवाज आ रही प्रॉपर? और ये वीडियो समझ आ रहा है आपके? अच्छा ठीक है सर। मोनिका प्रजापत है। मोनिका प्रजापत का है? कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप लोगों को? अनुष्का, अनुष्का आप बताओ बेटा, जन्मजात प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? बताइए, बताइए। जन्मजात कितने प्रकार की होती है? अनुष्का शर्मा, जन्मजात? नहीं नहीं, गलत। मोनिका, मधु, मधु 4 प्रकार। धारवी? Yes, sir. अच्छा, जन्मजात प्रतिरक्षा के खुद के कितने प्रकार हैं? 5. नहीं, जन्मजात 5 क्या है? 4 ही है। 4 हैं। पहला कौन सा Yes, है? sir. फिजिकल, दूसरा Physical. दूसरा पूरक। पूरक, पूरक, पूरक। पूरक है, पूरक है ना? तीसरा, Yes, sir. yes sir, तीसरा भक्षकाणु। भक्षाणु। और 4 पर्रो है, प्रधा, प्रधा। प्रधा। प्रदाह तंत्र। राइटिंग समझ नहीं आता तो बहुत सुन तो रहे हो। प्रधा, प्रधा इन्फ्लामेंट्री, इन्फ्लामेंट्री। ठीक है, आज हमारा 3 हमने पढ़ लिया, 1 बच रहा है प्रधा, कल पढ़ेंगे। ओके, वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट इन्फ्लामेंट्री। इसका इतना सी अर्थ कल पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ पाऊंगा। अब आपकी क्लास थोड़ा सा और बच रही है। तुम्हारा समझ आ रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से? Yes, sir. बुक ले ली क्या आप लोगों ने? Yes, sir. ये बच्चा, ये कौन है? ये नाम नहीं आ रहा, ये नाम नहीं आ रहा इसका। मोनिका प्रजापत, नेहा का, नेहा प्रजापत, नेहा, नेहा का है? नेहा अपने वीडियो कॉल करो बेटा। नेहा
नेहा प्रजापत, ज्योति सैनी, ज्योति, हाँ नेहा समझ आ रहा है बेटा आपके? नेहा यस सर, समझ आ गया? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं फिर, है ना? कल मिलते हैं हम लोग, गुड आफ्टरनून, कल मिलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.